देखिए, हम सब जानते हैं कि मैथ में यूज़ होता है नंबर्स का। लेकिन जब मैथ बनना शुरू हुआ होगा तो मैथमेटिशियंस को लगा कि कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जिनको लेकर के कैलकुलेशन करना बहुत ईज़ी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 0/9, 7/4, 2, 2 का स्क्वायर वगैरह, वगैरह। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी उन्हें मिले जिनको लेकर के कैलकुलेशन ठीक-ठीक नहीं हो पा रहा था। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई वगैरह। स्टूडेंट्स, इन नंबर्स का कोई लॉजिक ढंग का नहीं मिल रहा था, इसीलिए इन्हें इलॉजिकल नंबर या इरेशनल नंबर कहा गया। और जो नंबर्स ठीक-ठीक समझ में आ रहे थे उन्हें रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहा गया। अब आप सोच सकते हैं कि इरेशनल नंबर को मैं इलॉजिकल क्यों कह रहा हूँ? तो अगर आप डिक्शनरी करो तो पाओगे कि इरेशनल शब्द का हिंदी में अर्थ होता है तर्कहीन, जिसका कोई लॉजिक ना हो। खैर, इस रेशनल नंबर की बात हम करेंगे बाद में। पहले आ जाते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर, जिसमें कि आता है हमारा बचपन से सीखा हुआ गिनती 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इस गिनती को अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ नंबर जैसे कि 2 3 5 और 7 जो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद किसी के टेबल में नहीं आते। और इस तरह के नंबर्स को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहा जाता है। पर प्राइम नंबर्स इनके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे 7 11, उसके बाद आपका 19 23 17 और भी बहुत। लेकिन इन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी के भी टेबल में नहीं आते। लेकिन जो किसी के टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, इन लोगों को कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहा जाता है। अब कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहने के पीछे ये लॉजिक है कि एक्चुअली में इन लोगों को, इन नंबर्स को हम ये जिसके जिसके टेबल में आते हैं उन नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, तो हम इसे 2 के टेबल और 2 टाइम्स 2 ऐसे लिख सकते हैं। 6 जो है वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है, तो इस 6 के लिए भी हम इसे 2 × 3 लिख सकते हैं। अच्छा, जिन नंबर्स के रूप में ये लिखा जा सकता है वो नंबर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं। भाग देने का मतलब कि जैसे इस 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, इस 3 से, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 2 बचेगा, और अगर इस 2 से करते हैं तो 3 बचेगा। यानी कि जिन नंबर से ये बना हुआ है, जिन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, वो नंबर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसीलिए इनको भाज्य संख्या कहा जा रहा है। उम्मीद है कि ये नाम और डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दो लॉजिक याद रखिएगा कि जितने भी ये रेड से लिखे गए नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर जिन्हें कहा जा रहा है, वो ऐसे नंबर्स हैं जिनको किसी न किसी प्राइम नंबर के मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में, पावर के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 12 ले लीजिए। देखिए, 12 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 4 और 6 के भी टेबल में आता है। लेकिन इनमें भी सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स हैं, और इसलिए 12 को हम 2 और 3 के प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही लिख सकते हैं। इसे पता करने के लिए कि कितने 2 और 3 आएंगे, हम लेते हैं 12 का एलसीएम, जिससे कि हमें मिल रहा है 2 × 2 × 3। और इनको अगर हम लिखना चाहें तो हम इन्हें 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, और अगर पावर में लिखना चाहें तो ये 2 बार 2 लिखा हुआ जो है, इसे 2 का स्क्वायर, और 3 जो है एक बार, उसे 3 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पावर के रूप में भी इस तरीके से लिख दिया गया। अच्छा, एक बात और कि अगर आप इस लास्ट में लिखे 3 को फर्स्ट में लिख दें या कहीं बीच में लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको इंटू करके 12 ही आएगा। तो यहाँ पर दो बातें समझ में आती हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के गुणनफल यानी मल्टीप्लाई के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है, या उनके प्राइम फैक्टर्स के पावर्स के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसको कहेंगे कि उनके प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में इनको लिखा गया। इस नियम को या इनके इस गुण को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब सवाल आता है कि अगर इन कंपोजिट नंबर्स का स्क्वायर करें तो क्या इनके यही प्राइम फैक्टर्स, जिसको मैं अभी समझने के लिए अगर टुकड़े कहूं तो समझ लीजिएगा मैं प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा हूं, तो क्या इनके अभाज्य गुणनखंड यही रहेंगे? उदाहरण के लिए हम लेते हैं 6 को। देखिए, 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी कि उसको 2 बार खुद ही से गुना करते हैं, 6 का स्क्वायर, तो 6 × 6 आंसर आता है 36। ठीक है। अच्छा, 6 जो है वो 2 और 3 को इंटू करने से आया है, या फिर कहें कि इसके टुकड़े करेंगे तो हमें 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में मिलेंगे, जिसके और टुकड़े करने पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब 6 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इनके ये दो टुकड़े जो हैं यही खुद को भी 2 बार गुना करेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन कंपोजिट नंबर्स का जब स्क्वायर होता है तो साथ के साथ स्क्वायर हो जाते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स भी। और इस तरह हम कह सकते हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स ही 6 के स्क्वायर 36 को भी मिले हैं, और इसलिए
चूंकि 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते थे, इसलिए यही प्राइम फैक्टर्स अब 6 के स्क्वायर 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये सिर्फ 6 के लिए ही नहीं, ये बाकी सभी तरह के कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए इतना ही सच है, इतना ही काम करता है। उदाहरण के लिए 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 को ले लीजिए। ये दोनों 10 को पूरी तरीके से काट सकते हैं या कह लें कि पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके साथ साथ ये 10 के स्क्वायर जो कि 100 होगा उसको भी इसी तरीके से काट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि सभी कॉम्पोजिट नंबर किस तरीके से प्राइम नंबर्स के रूप में टुकड़ों में अपने टुकड़ों में बंट जाते हैं, या हम कहें कि वो इन प्राइम नंबर्स के टुकड़ों से मिलकर के बने हुए हैं। हम इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल किसी भी नंबर के एलसीएम या एचसीएफ को पता करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, ये है पुराना तरीका एलसीएम पता करने का। हम मान लीजिए दो नंबर लेते हैं 18 और 12 और पता करते हैं इसका एलसीएम। तो हम इस पारंपरिक लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर पता करें तो एलसीएम आता है 36 और एचसीएफ आता है 6। अगर आप ये नहीं जानते कि किसी भी नंबर का एलसीएम असल में क्या है और एचसीएफ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी नंबर जैसे यहाँ 18 और 12 का एलसीएम 36 वो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले एक जैसा आता है। इसके बाद कई सारे नंबर इनके टेबल में आते हैं, लेकिन ये वो नंबर होता है एलसीएम जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले आता है। और एचसीएफ इन दोनों का 6 है, और ये वो नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, और ये वो नंबर है जो सबसे बड़ा है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। इससे और भी छोटे नंबर्स हैं जैसे 3 या 2 जिसके टेबल में 12 और 18 आते हैं, लेकिन 6 सबसे बड़ा नंबर है जिसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं आता जिनके टेबल में 12 और 18 आता हो। यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि जिसके टेबल में जो आता है वो उसको डिवाइड कर सकता है। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि 6 जो है वो उसके प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 के टेबल में 6 आता है, और इसलिए 2 और 3 दोनों के दोनों इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए इसी एलसीएम 36 और एचसीएफ 6 को पता करते हैं 12 और 18 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि इनके टुकड़ों का इस्तेमाल करते हुए। देखिए, 18 के प्राइम फैक्टर्स यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं या टुकड़े हैं 2, 3 और 3, और 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 3। अगर इनको इस क्रम से लिख दो आप, तो आप पाओगे कि इन दोनों में एक बार 2 जो है वो कॉमन है और एक बार 3 दोनों में कॉमन है। अब एलसीएम पता करने के लिए बस इन सभी प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें कॉमन है उसको 2 बार नहीं, बस एक बार लिखने की ज़रूरत है। इस तरीके से इन दोनों के बदले यहाँ 2, ये 3, ये 2, और इन 3 के बदले यहाँ पर एक बार 3 लिखा गया, और इनको मल्टीप्लाई करने से 36 आ गया, जो कि आपको ऊपर एलसीएम के रूप में मिला था। और एचसीएफ पता करने के लिए सिर्फ उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है जो कि दोनों में कॉमन है, जैसे कि 2 और 3, और वो भी एक बार लिख करके। और इस तरीके से 2 और 3 को इंटू करने से आपको मिल जाता है 6, जो कि है आपका एचसीएफ। अब आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के एक अनोखे प्रॉपर्टी से अवगत कराता हूँ। मान लीजिए कि ये दो नंबर 18 और 12 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर में 216 मिलेगा, लेकिन यही नंबर अगर आप इनके एलसीएम और एचसीएफ 36 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो भी मिलेगा एग्जैक्टली सेम आंसर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई करने का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई करने के बराबर है। और इसी वजह से ये एक नियम है कि किसी भी दो नंबर ए और बी को अगर इंटू किया जाए तो उस इंटू का रिजल्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इंटू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक मैं नीचे दे रहा हूं। देखिए, अगर 18 और 12 को ऐसे लिखें और फिर इनके प्राइम फैक्टर्स को खोल करके लिखें और फिर इधर एचसीएफ और एलसीएम को लिखें और इनके भी प्राइम फैक्टर्स को एक्सपेंड करें, तो आप देखोगे कि 18 और 12 दोनों में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी 2 हैं और जितने भी 3 हैं, उतने ही प्राइम फैक्टर्स कुल मिलाकर के इनके एलसीएम और एचसीएफ के टोटल हो रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो इस बात को, और इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बट ध्यान रहे कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसी दो नंबर के बीच ही काम करती है, जैसे कि 18, 12, 10, 20, कोई सा भी दो नंबर। लेकिन अगर तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। वेल स्टूडेंट्स, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अब अगर किसी दो नंबर का आपको एलसीएम पता करने को कहा जाए और उसका एचसीएफ आपको पहले से पता हो, तो आपको लंबा सा मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम निकालने का।
आप इस शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूँ लिख सकते हैं कि चूँकि किसी भी दो नंबर ए और बी का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, और चूँकि यहाँ पर वो दोनों नंबर 18 और 12 हमें दिए गए हैं, तो हमने उनको यहाँ गुणनफल के रूप में लिख दिया और उसके एचसीएफ 6 को यहाँ लिख दिया और लिख दिया कि इसका एलसीएम जो यहाँ पर आएगा वो लिख दिया जाएगा 18-12 का, और 6 को इधर इक्वेशन की तरह ट्रीट करके हम नीचे ला करके अगर काट देते हैं तो हमें 12 3 जा 36 के रूप में सीधा सीधा इस नंबर का एलसीएम मिल जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। वेल स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर में मौजूद रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट और उससे जुड़ा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। और अब आइए इसके दूसरे पार्ट इरेशनल नंबर को समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हम जानते हैं कि ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनकी ठीक ठीक वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम जानते हैं, हमें पढ़ा दिया गया कि ये नंबर्स इरेशनल हैं, बट मैथमेटिशियंस और हमारे बुक में भी और क्वेश्चन पेपर में भी हमसे सवाल किया जाता है इस बात को साबित करने के लिए कि साबित करके दिखाओ कि √2, √3 या √5 एक इरेशनल नंबर है। तो मुद्दा बस इतना सा है कि आपको ये सीखना होगा कि इन नंबर्स को इरेशनल हैं, ठीक बात है, लेकिन इरेशनल साबित कैसे करेंगे ऑन पेपर। एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैसे इसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। तो देखिए, नंबर बेसिकली दो ही टाइप का होता है, या तो वो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रेशनल आखिर कहा किसे जाता है। हम रेशनल हर उस नंबर को कहते हैं जिसे हम बटे के फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 6/2, 9/3। ये सभी 3 ही लिखे हुए हैं। इन सभी को चूंकि काटेंगे तो लास्ट में अल्टीमेटली 3/1 ही आएगा जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, और इस वजह से 3 एक रेशनल नंबर है। और ये सब भी 3 के ही रूप हैं और ये सभी भी रेशनल नंबर हैं। इसी तरीके से आप कोई सा भी रेशनल नंबर लोगे तो उन सभी को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये सभी जो बटे के रूप में लिखे हुए नंबर हैं ये कट करके अल्टीमेटली 3/1 आ रहा है, जो आगे नहीं कट सकता। ऐसे नंबर जो ऊपर नीचे लिखे गए हों लेकिन आपस में कटे ना, इस तरह के नंबर्स को को प्राइम नंबर कहा जाता है। उदाहरण के लिए 8/9, इसमें भी दो नंबर एक ऊपर एक नीचे लिखा हुआ है और ये आगे नहीं कट सकता, और ये भी एक तरह का रेशनल नंबर है। इसके और भी वर्जन्स हैं जैसे 16/18, 24/27, ये सभी कट सकते हैं और अल्टीमेटली 8/9 आ जाएगा जो कि आगे नहीं कटेगा, और इस वजह से ये एक को प्राइम नंबर भी है और रेशनल नंबर तो है ही। और स्टूडेंट्स, अभी हमने रेशनल नंबर वाले सेक्शन में ही पढ़ा था कि अगर कोई नंबर जैसे कि 2 या 3 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है जैसे 6 को, तो वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा जैसे कि 36 को। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यानी कि अगर 3 और 2 36 को डिवाइड कर रहे हैं जो कि 6 का स्क्वायर है, तो ये दोनों नंबर सिर्फ 6 को भी डिवाइड करेंगे। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला कि हर रेशनल नंबर बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है और अल्टीमेटली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो आगे कटे ना। दूसरा कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो बिना स्क्वायर के भी उस नंबर को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट का अभी हम इस नंबरों को इरेशनल प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि हम कैसे इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि इसमें से √3 को आपको दिया गया कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। साबित करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि ये है, लेकिन हमें अब साबित करना है, इसलिए हम एक ट्रिक खेलेंगे। हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो या तो नंबर इरेशनल होता है या तो रेशनल होता है, इसलिए अब ये रेशनल नंबर है। तो हमने लिखना होगा ये बात कि माना कि √3 एक रेशनल नंबर है, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इसके बाद रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि उसे बटे में लिख सकते हैं। तो √3 को समस्या है कि हम बटे में लिखें तो क्या लिखें, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं, और इस वजह से अभी के लिए हम √3 को मान लीजिए लिख देते हैं कुछ भी a/b। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने 3 को लिखा था 6/2, लेकिन 6/2 तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं 3 की, ये तो कटेगा और कट करके आएगा 3/1। तो मान लीजिए कि हमारा a/b भी कट जाता है और कट करके आता है p/q, और इस तरीके से √3 इक्वल होता है p/q के, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं।
ध्यान दीजिए कि 6/2 को काटने से आया हुआ ये 3/1 एक को प्राइम नंबर है, यानी कि आगे ये नहीं कटेगा। और ठीक इसी तरीके से हमारा ये p/q भी एक को प्राइम नंबर है, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ पर p और q एक को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी आगे ये नहीं कटेंगी। वेल स्टूडेंट्स, √3 इक्वल्स टू p/q हमने यहाँ पर लिख दिया और √3 यहाँ पर हमने रेशनल नंबर माना है। तो आपने तो ये पढ़ा है ना कि हर रेशनल नंबर की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो कि हमें समझ में आए। अब √3 कितना है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए पता करते हैं, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जरूर कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहले हमें इसका ये रूट का साइन हटाना होगा। इसके लिए हम चलिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ये 3 बच जाएगा, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में p/q जो लिखा हुआ है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप कि यहाँ पर ये जो q² लिखा हुआ है इसे यहाँ ला करके लिख दें, तो ये हो जाएगा 3q² इक्वल्स टू p²। स्टूडेंट्स, इस हिस्से को ध्यान से देखिए, ये असल में लिखा हुआ है 3 × q² इक्वल्स टू p², जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है 3 × 12 इक्वल्स टू 36 से। और यहाँ इस 3 × 12 इक्वल्स टू 36 का मतलब ये हो रहा है कि अगर इस 3 से इस 36 को काटें तो ये इसे 12 बार में काटेगा। वैसे ही ये जो लिखा हुआ है 3 × q² इक्वल्स टू p², इसका मतलब भी ये है कि ये 3 इस p² को q² बार में काटेगा। ओके, अब दोबारा से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो 36 है ये असल में 6 का स्क्वायर है, तो इसका रूट क्या होगा, सिर्फ 6। ओके, ये जो 3 है ये इस 36 को काटता है, इस वजह से ये इसके रूट को भी काट सकता है। तो आप ऊपर देख सकते हो कि वहाँ लिखा हुआ है कि 3 × 2 इक्वल्स टू 6। इसका मतलब कि ये 3 जो है ये इस 6 को, जो कि 36 का रूट है, उसे 2 टाइम्स में काटेगा। ओके, अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो p² लिखा हुआ है इसका भी रूट होगा, इसका भी रूट होगा सिर्फ p। जैसे 6² का रूट सिर्फ 6 है, वैसे p² का रूट सिर्फ p होगा। ओके, ये जो 3 है ये p² को काट रहा है, तो ये जरूर इसके रूट सिर्फ p को ही काटेगा। ठीक वैसे ही जैसे ये 3 6 के स्क्वायर को भी काट रहा था और इसके रूट 6 को भी काट रहा था 2 टाइम्स में, वैसे ही ये 3 इस p² के रूट सिर्फ p को भी काटेगा। अब ये नहीं पता कि कितनी बार में, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये इसे k बार में काटे। तो अब हम इसे भी लिख सकते हैं 3 × k इक्वल्स टू p। और अब इस तरह हम p की जगह लिख सकते हैं 3 × k या 3k। तो अब हम इस 3k को लिखेंगे इस p² के p की जगह, जो कि हो जाएगा 3k² इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 3q²। वेल, आगे सॉल्व करने के लिए इस कंटेंट को हम यहाँ लिख रहे हैं दोबारा से, और अब हम यहाँ मौजूद इस स्क्वायर को एग्जीक्यूट करें तो ये हो जाएगा 9k²। राइट हैंड साइड में 3q² मौजूद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 3 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं और हमें बच जाएगा 3k², जैसा कि आप नीचे सॉल्यूशन में देख सकते हो। चलो इसे थोड़ा साफ लिख लेते हैं, तो ये हो जा रहा है q² इक्वल्स टू 3k²। अब इनकी पोजीशन को अदल बदल दें तो ये हो जाएगा 3k² इक्वल्स टू q²। और पहले की तरह हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ 3 जो है वो इस q² को डिवाइड करता है k² बार में, और अगर ये q² को डिवाइड कर रहा है या काट रहा है तो ये सिर्फ q को भी काटेगा। हमें नहीं पता कि कितने बार में, तो हम मान लेते हैं कि m बार में, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 3m इक्वल्स टू q। और इस तरह स्टूडेंट्स हम q की जगह 3m भी लिख सकते हैं, और पहले से हम जानते हैं कि हम p को 3k लिख सकते हैं। तो शुरुआत में चलते हैं जहाँ पर हमने √3 को p/q माना था, और अब हमें पता चला है कि p को 3k और q को 3m लिख सकते हैं, जहाँ पर ये दिख रहा है कि 3 और 3 यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि कट जाएंगे और बाद में ये वैल्यू k/m बचेगी। तो स्टूडेंट्स, समस्या ये है कि शुरू में p/q को तो हमने यहाँ को प्राइम माना था और कहा था कि ये आगे नहीं कट सकती, फिर ये आगे कट क्यों गई? तो देखिए, ऐसा इस वजह से हुआ कि एक ऐसा नंबर √3 जो कि इरेशनल नंबर है, उसे हमने रैशनल साबित करने के लिए उसे रैशनल माना, रैशनल की तरह उससे सॉल्व किया, और उसने सारा आंसर लास्ट तक गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रैशनल था ही नहीं कभी, और इस तरह से साबित होता है कि ये रैशनल नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो बचा क्या? इरेशनल, और इस तरह से ये एक इरेशनल नंबर है।
और ये साबित हो गया स्टूडेंट्स की √3 एक इरेशनल नंबर है और ये रहा इसका राइटिंग वर्क, जिसे देख करके आप समझ सकते हैं। और आइंदा कभी आपसे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने को कहा जाए तो इसका इस्तेमाल करके आप उसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इरेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन प्रूव कीजिए कि √3 + 2 एक इरेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। इसके अलावा और भी इन तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसका पार्ट 2 चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नोट्स उतारना चाहें तो इन सभी नोट्स को मैंने एक जगह यहाँ पर लिख दिया है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इसे उतार सकते हैं। थैंक यू।